हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनग्रेव योर माइंड। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 पीपल एज अ रिसोर्स की समरी पार्ट 3। लास्ट 2 वीडियोस में हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 डिस्कस किया था। अगर किसी ने वो दोनों वीडियोस अब तक नहीं देखी हैं तो मैं उन दोनों वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से वो दोनों वीडियोस देख लेना। और अगर किसी ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन को प्रेस कर लो, और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। ऑलराइट, सो द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। अगर हम क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन की बात करें तो इसमें 3 ऐसे फैक्टर्स बोल लो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि लिटरेसी रेट। फर्स्ट आ जाता है हमारा लिटरेसी रेट। सेकंड आ जाता है हमारा स्किल्स फॉर्मेशन। और थर्ड आ जाता है हमारा हेल्थ। ये आप एज इट इज फ्लो चार्ट के थ्रू भी अपने एग्जाम में दिखा सकते हो। ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन द लिटरेसी रेट। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन किस पर डिपेंड करता है? लिटरेसी रेट पे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड स्किल्स फॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री। सबसे पहले एक्वायर्ड का मीनिंग समझ लेते हैं। एक्वायर्ड क्या होता है? लर्न करना। जो उस ह्यूमन बीइंग ने, उस इंडिविजुअल ने, उस पर्सन ने अपने आसपास के लोगों से, ठीक है, अपनी सराउंडिंग से जो स्किल्स उसने फॉर्म करी अपने अंदर, ठीक है, कैसे फॉर्म करी? लर्न करके। हम कोई चीज़ कैसे सीखते हैं? किसी से। अगर हमें अपना बिहेवियर में कुछ चेंजेस लाने तो क्या करेंगे? हम लर्न करते हैं ना अपने आसपास की सराउंडिंग से। ठीक है, तो इसी तरीके से क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड करता है लिटरेसी रेट पे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी से, लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे एंड स्किल्स फॉर्मेशन पे, जो वो पर्सन एक्वायर्ड करता है अपने आसपास के लोगों से। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन द लिटरेसी रेट। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन किस पर डिपेंड करता है? लिटरेसी रेट पे, हेल्थ पे और स्किल्स फॉर्मेशन पे। वही पॉइंट अगेन, हेल्थ ऑफ अ पर्सन इज इंडिकेटेड बाय द लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जो हेल्थ है एक पर्सन की, वो कैसे इंडिकेट होती है? ठीक है, किस पे इंडिकेट होती है? हेल्थ ऑफ अ पर्सन इज इंडिकेटेड बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी। एक पर्सन की हेल्थ इंडिकेट होती है किससे? लाइफ एक्सपेक्टेंसी से। तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, जो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो डिसाइड करती है द ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री। ये जो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन ये डिसाइड करती है कि कंट्री का ग्रोथ रेट कैसा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है illiterate and unhealthy population are liability for a country। तो जो लोग अनपढ़ हैं या फिर जो लोग हेल्दी नहीं हैं वो एक कंट्री के लिए क्या बन जाएंगे? बोझ बन जाएंगे। कैसे? क्योंकि अगर वो अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, अनहेल्दी हैं, तब भी वो कुछ काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो तब भी वो अनएम्प्लॉयड होंगे। और अगर वो इलिटरेट है तब भी वो क्या होंगे? अनएम्प्लॉयड होंगे। तो जब वो अनएम्प्लॉयड हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो कंट्री पे क्या है? डिपेंडेंट है। तो जब वो कंट्री पे डिपेंडेंट है तो वो कंट्री के लिए क्या बन जाएंगे? बोझ बन जाएंगे। ऑल राइट, और कंट्री हमें क्या बनाना चाहती है? असेट बनाना चाहती है। लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस करा था, असेट हम कब बनते हैं? जब कंट्री हम पर इन्वेस्ट करती है। कंट्री कैसे इन्वेस्ट करती है वो भी मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ। अगर किसी ने इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकता है, ऊपर वाले फ्लो चार्ट का। अब कंट्री एक इंडिविजुअल पे कैसे इन्वेस्ट करती है? उसे एजुकेशन प्रोवाइड करके। ठीक है, तो जब उसे वो एजुकेशन प्रोवाइड करती है तो उससे क्या होता है? उसकी जॉब लगती है। जब उसकी जॉब लगती है तो उसकी सैलरी, ठीक है, जो उसको इनकम होती है वो भी अच्छी मिलती है। तो जब ये तीनों चीज़ें, ठीक है, एजुकेशन प्रोवाइड करी प्लस उसको स्किल्स प्रोवाइड करी, स्किल्स फॉर्मेशन करी उसके अंदर, तो उसको क्या मिली? जॉब मिली। फिर जॉब भी अच्छी मिलेगी अगर वो हाईली एजुकेटेड है, उसके पास स्किल्स अच्छी हैं। ठीक है, तो जब उसको सैलरी अच्छी मिलेगी तो उससे सीधा सीधा असर किस पे जाएगा? नेशनल इनकम पे। तो जब नेशनल इनकम अच्छी होगी, कंट्री की ग्रोथ अच्छी होगी, तो वो इंडिविजुअल कंट्री के लिए क्या बन जाएगा? एक असेट बन जाएगा जो किसका काम करेगा?
एज अ प्रॉफिट वर्क करेगा कंट्री के लिए। ऑलराइट, नेक्स्ट आ जाता है हमारा एजुकेशन। अब एजुकेशन के एडवांटेजेस क्या है? एजुकेशन कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी की ग्रोथ में जो एजुकेशन है वो कंट्रीब्यूट करता है। कैसे, अभी समझ लेते हैं। और ये क्या एनहांस करता है? हमारी कंट्री की नेशनल इनकम को और कल्चरल रिचनेस को भी एनहांस करता है, एंड द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस, और हेल्प करता है टू गेट बेटर जॉब्स एंड इंक्रीज इनकम। सीधी सी बात है कि जो एजुकेशन है वो क्या कंट्रीब्यूट करती है, किधर कंट्रीब्यूट करती है? कि सोसाइटी की ग्रोथ की तरफ। अगर एक पर्सन, अभी हमने डिस्कस करा था, हाईली एजुकेटेड है, ठीक है, तो जो कंट्री की ग्रोथ है वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। सीधी सी बात है, बताने की क्या जरूरत है, ठीक है ना? तो कंट्री की ग्रोथ क्या होगी? इंक्रीज होगी। और अगर कंट्री की ग्रोथ इंक्रीज हो रही है तो उससे सीधा सीधा क्या हो रहा है? नेशनल इनकम क्या हो रही है? वो भी इंक्रीज हो रही है। तो जब नेशनल इनकम भी इंक्रीज हो रही है तो वो पर्सन कंट्री के लिए क्या बन गया? एक सेट बन गया। यही तो पढ़ते आ रहे हैं 2 पार्ट में हम, ठीक है। तो इससे क्या होगा? रिचनेस बढ़ेगी, कल्चरल रिचनेस बढ़ेगी, और गवर्नमेंट भी अच्छे से एफिशिएंटली वर्क कर पाएगी, ठीक है। एंड और इससे हमारे लिए भी एक फ़ायदा, देखो हम अच्छे से पढ़ लिख जाएंगे तो हमें भी जॉब अच्छे से मिलेगी, हमें जॉब अच्छी मिलेगी तो हमारी सैलरी भी अच्छी होगी, तो हमारा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड भी अच्छा होगा। ऑलराइट, गवर्नमेंट को तो फ़ायदा है ही है, उसकी तो इकोनॉमी बढ़ ही रही है, बट हमारा भी तो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड अच्छा हो रहा है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा लिटरेसी अमंग मेल्स। जो मेल्स में अगर हम देखें, मेल्स जो है 50% हायर लिटरेट है देन फीमेल्स, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं फीमेल से। जो मेल हैं वो 50% ज़्यादा पढ़े लिखे हैं वुमेन से, ठीक है, मेन। और अगर अब हम अर्बन और रूरल के कंट्रास्ट में बात करें, तो जो अर्बन सेक्टर है उसकी जो पॉपुलेशन है वो 50% और ज़्यादा पढ़ी लिखी है किससे? रूरल एरिया की पॉपुलेशन से। ऑल राइट, नेक्स्ट अब आ जाता है स्टेप्स टू स्प्रेड एजुकेशन। कौन कौन से स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए एजुकेशन को स्प्रेड करने के लिए? पहला उसने लिया सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान का एम क्या था, ये आप लिख सकते हो, जैसे कि आपने फर्स्ट यहाँ पे हेडिंग मेंशन कर दी सर्व शिक्षा अभियान, ये ना आप बिल्कुल पेपर में लिख के आना, ठीक है। तो जब सर्व शिक्षा अभियान आपने लिख दिया तो उसका एम क्या था? उसका एम ये था, आप हेडिंग ऐसे डाल के आप लिख सकते हो कि जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन थी, ठीक है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड हो कौन से एज ग्रुप से कौन से एज ग्रुप तक? 6 to 14 ईयर्स तक के एज ग्रुप को। इस पे गवर्नमेंट ने फोकस करा था एलिमेंट्री एजुकेशन पे, फोकस इज ऑन एलिमेंट्री। उसका एम क्या था कि वो फोकस करे किस पे? एलिमेंट्री एजुकेशन में, जिसके अंदर फ्री फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिले। टू 6 to 14 ईयर्स एज ग्रुप स्टूडेंट, ठीक है। ये थी इसमें बात कि सिग्निफिकेंट स्टेप लिया गया प्रोवाइड करने में एलिमेंट्री एजुकेशन, या आप ये भी लिख सकते हो प्रोवाइडिंग एलिमेंट्री एजुकेशन फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग, यहाँ पे आप प्रोवाइडिंग भी लिख सकते हो कि फोकस करा गया किस पे? कि वो प्रोवाइड करे एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन, ठीक है। फिर उसमें मेन एम क्या था? कि सब बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिले, 6 से 14 साल तक के बच्चों को। ये क्यों करा गया? एक चीज और, इसमें जो चाइल्ड लेबर थी ना, इसको भी काफी हद तक रोका था, चाइल्ड लेबर को भी। कैसे? क्योंकि जो ये पुअर फैमिलीज होती थी ना, इसमें जो बच्चे होते थे माल नरिश्ड पाए जाते थे। कैसे? इनकी जो वेजेस होती थी वो इतनी कम होती थी, वेजेस मतलब कि जो इनको दिहाड़ी मिल रही है, ठीक है, तो जो इनको पैसे, जो इनकी कमाई होती थी वो इतनी कम होती थी, क्योंकि इनका मेहनत का काम इतना ज़्यादा प्लस उनकी वेजेस इतनी कम। तो वो अपने वांट्स को तो वो बाद में पूरा करेंगे, पहले वो अपनी नीड्स को नहीं फुलफिल कर पा रहे हैं। इसका मतलब कि वो अपनी इच्छाओं को तो वो बाद में देखेंगे कि वो क्या चाहते हैं एक्स्ट्रा,
जिसको कह रहे हैं ना, एक्स्ट्रा चीजें तो वो अपनी बाद में देखेंगे, बट जो उनकी जरूरत की चीजें है ना, वो उनको ही नहीं पूरा कर पा रहे हैं अभी। ठीक है। तो इसलिए वो क्या करते थे, अपने बच्चों को बाहर अपने साथ लेके जाते थे कि तुम भी काम करो। अगर तुम भी काम करोगे तो घर में क्या आएगा, पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो जिससे हम 2 वक्त की रोटी चैन से खा पाएंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये किया। क्यों? क्योंकि उन लोगों की सोच ये थी, भाई अब तुम्हें पढ़ाने के लिए पैसा कहाँ से लाए, हम कहाँ, हमारे पास कहाँ इतनी वेजेस है, जो कहाँ हमारे पास इतना पैसा है कि हम तुम्हें पढ़ाने के लिए भेजें। ठीक है। तो इससे वो बच्चों को पढ़ाने भेजते ही नहीं थे। वो वेस्टेज मानते थे, कहते थे ये पढ़ाई लिखाई हमारे बच्चों के क्या काम आएगी, पेट तो रोटी ने भरना है, और रोटी कहाँ से मिलेगी, पैसे से। पैसा कहाँ से मिलेगा, जब बच्चे काम करने जाएंगे। तो सीधी सी बात है, गवर्नमेंट ने ये पूरे सिनेरियो को देख के क्या करा, सर्व शिक्षा अभियान को इम्प्लीमेंट करा। ठीक है, लागू किया, जिसमें उन्होंने कह दिया कि आपके बच्चों को, 6 से 14 साल तक के बच्चे को हम फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देंगे। आपको पढ़ाई में बिल्कुल भी पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, निशुल्क बच्चा पढ़ेगा। ठीक है, जिसमें कोई फीस नहीं जाएगी। फिर इसमें काफी हद तक लोगों ने भेजा भी, और इसमें जो चाइल्ड लेबर था काफी हद तक रिड्यूस हुआ था। ठीक है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने एक और पॉलिसी इंप्लीमेंट करी, वो आती है मिड डे मील की। मिड डे मील का एम क्या था, इसको इम्प्लीमेंट करा गया था स्कूल में, क्या इनकरेज करने के लिए, अटेंडेंस की, बच्चे डेली डेली आए। किस लालच से आए, पढ़ने की लालच से भी ना आए। ठीक है, आप भी जानते हैं कौन बच्चा पढ़ना जाना चाहता है। ठीक है। आप कह दो बच्चों आज स्कूल की छुट्टी कर लो, बच्चे खुश, सब रोते रोते स्कूल जाते हैं। बहुत ही कम बच्चे होते हैं जिनको स्कूल जाना पसंद होता है। ठीक है। वरना ज्यादा से ज्यादा बच्चे तो, जब से ये कोविड आया, बच्चे यही बिलीव कर रहे हैं कि फिर से कोविड आ जाए तो हमें स्कूल जाना ही ना पड़े। ठीक है। बट यहाँ पे जो हम पुअर पीपल की बात कर रहे हैं, जो जिन जो बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं, उस पॉपुलेशन की हम बात करें जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। ठीक है। तो वो बच्चे इस लालच से स्कूल जा रहे हैं, एटलीस्ट भैया वहां खाने को तो मिलेगा। ठीक है। तो उन्हें खाने को मिलेगा तो वो डेली स्कूल आएंगे, जिससे क्या होगा, अटेंडेंस उनकी इंक्रीज होगी। दूसरा, रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे डेली आएंगे तो क्या होगा, कुछ ना कुछ तो सीखेंगे ही ना स्कूल में। अगर बच्चा डेली आ रहा है तो कुछ तो सुनेगा, और जिससे, सुनेगा तो सही, चलो वो भी ठीक है, पढ़ भी रहा है, डेली भी आ रहा है, अटेंडेंस भी इंक्रीज हो रही है। और प्लस पॉइंट ये कि जो उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो भी क्या होगा, वो भी इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि उसे न्यूट्रिशनल वैल्यूज पूरी नहीं मिल पा रही हैं। ठीक है। तो अब मिड डे मील की वजह से क्या होगा कि उसको न्यूट्रिशनल स्टेटस भी उसका इम्प्रूव हो जाएगा। फिर आ जाता है थर्ड हमारा, द 10th प्लान। 10th प्लान में क्या होता है कि गवर्नमेंट ने इसमें एम करा था, इसका फोकस करा था कि वो इंक्रीज करे क्या, एनरोलमेंट। एनरोलमेंट किसमें, हायर एजुकेशन में। ठीक है। जो 18 से 23 साल तक के एज ग्रुप के बच्चे आते हैं, कि हायर एजुकेशन पे गवर्नमेंट ने फोकस करा था कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसमें एनरोल करें, एडमिशन लें। इसमें गवर्नमेंट ने फोकस करा था डिस्टेंस एजुकेशन पे, कन्वर्जेंस ऑफ फॉर्मल, नॉन फॉर्मल डिस्टेंस एंड आईटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ठीक है। तो इसमें गवर्नमेंट ने बेसिकली फोकस किस पे करा था, डिस्टेंस एजुकेशन पे। डिस्टेंस एजुकेशन का मतलब होता है, मैं एक बार ये भी बता दूं, ओपन लर्निंग। ओपन लर्निंग का नाम सुना है कि सब कहते हैं हम तो, वो किसी की भी बात करते हैं वो तो ओपन से पढ़ रहा है जी। ओपन मीन्स कि सिर्फ एग्जाम दे के आना है आपको। तो जिन, अब गवर्नमेंट ने डिस्टेंस एजुकेशन पे क्यों फोकस करा है, कि जो बच्चे जॉब कर रहे हैं, ठीक है, जिनके पास पढ़ने का टाइम इतना नहीं है कि वो डेली डेली कॉलेज जा सके, जिन बच्चों की इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि वो डेली जाके पढ़े कॉलेज में। ठीक है। तो वो क्या प्रेफर करते हैं कि भैया देखो, हमें तो पैसा कमाना है, सीधी सी बात है। ठीक है। उनको तो जॉब करनी है, तो अब वो पढ़ाई कैसे करें जब उन्हें पैसे की जरूरत है। तो गवर्नमेंट ने क्या करा कि ठीक है, आप जो जॉब कर रहे हैं आप जॉब करें, उस जॉब के साथ साथ आप डिग्री भी ले सकते हैं। ठीक है। डिग्री भी आप ले सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने डिस्टेंस एजुकेशन पे फोकस करा, या फिर जो लोग अपने किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो लोग भी डिस्टेंस एजुकेशन से क्या कर सकते हैं, डिग्री वो ले सकते हैं। ऑल राइट। डेली ना जाके, बट हाँ एग्जाम देते हैं, तो वो भी उनको बेनिफिशियल रहेगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा हेल्थ। द हेल्थ ऑफ अ पर्सन हेल्प्स हिम टू रियलाइज हिज पोटेंशियल। जो एक पर्सन की हेल्थ है वो उसे क्या रियलाइज करने में हेल्प करती है, कि उसका पोटेंशियल कितना है बीमारियों से लड़ने में, कि उसमें कितनी एबिलिटी है कि वो बीमारियों से लड़ सके।
ठीक है। एन अनहेल्दी पर्सन बिकम्स अ लाइबिलिटी फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। जो एक अनहेल्दी पर्सन है वो एक कंट्री के लिए, एक सोसाइटी के लिए क्या बन जाता है? बोझ बन जाता है। क्यों? क्यों बन जाता है वो बोझ? क्यों? क्योंकि भाई वो सीधी सी बात है, वो अनएम्प्लॉयड हो जाएगा। अगर वो हेल्दी नहीं है, उसकी इतनी गुंजाइश नहीं है, तो वो क्या जॉब करेगा? ठीक है। तो जब वो डिपेंडेंट है तो वो कंट्री के लिए क्या बन जाएगा? बोझ बन जाएगा ना। और हेल्थ इज एन इंडिस्पेंसिबल बेसिस फॉर रियलाइजिंग वंस वेल बीइंग। थर्ड आ जाता है द नेशनल हेल्थ पॉलिसी टू एम्स। जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है उसका भी एम था कि वो क्या इम्प्रूव करे? accessibility of health care, family welfare, nutritional services, especially for the weaker and the underprivileged section of society. गवर्नमेंट का जो नेशनल पॉलिसी है इसका भी एक एम था कि वो इम्प्रूव करे हेल्थ केयर एसेसिबिलिटी को। ठीक है। जो फैमिली का वेलफेयर है उसको भी इम्प्रूव करे, न्यूट्रिशनल सर्विसेज प्रोवाइड करे, किसको? स्पेशली किस किस को? वीकर सेक्शन को और अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन को सोसाइटी के। ठीक है। होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अभी समरी का पार्ट एक और रह रहा है, क्योंकि ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती, लेंदी हो जाती, इसलिए मैंने इस वीडियो को यहीं पे एंड किया। और अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी हो और समझ आई हो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा। और जितना हो सके इस चैनल को शेयर करें, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ऑलराइट। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो थम्स अप देना ना भूलें। ऑलराइट। और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर कोई डाउट रह गया है तो अपना कमेंट आप डाल सकते हैं कमेंट सेक्शन में, जिस भी टॉपिक पे आपको डाउट रहा है, तो मैं उस पर न्यू वीडियो या फिर शॉर्ट्स क्रिएट कर दूंगी। ऑलराइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।